देखिए, उग्रवादी ये नहीं है कि वो अफगानिस्तान से आया है, उग्रवादी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से आया है। उग्रवादी वो भी हैं जो आपके घर में बैठे उग्रवाद फैला रहे हैं और आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब रघुनाथ बाजार है, कोई आदमी कह रहा है कि 6 बजे के बाद आप यहाँ पे बाजार में घूम नहीं सकेंगे क्योंकि मेरा टेरर है, डर खौफ पैदा कर रहा है। तो वो बहुत खतरनाक आपको संकेत दे रहा है। देखिए, जो आपके उधमपुर में हुआ, आंखें निकाल ली, नाक काट दिया, अंगूठा काट दिया, जो आपके हीरानगर में हुआ, मारने के बाद उसको पेड़ पे लटका दिया, ये एक क्लियर कट सिग्नल है कि ये उग्रवाद दूसरे रूप में आ गया है। जब आप सिलेक्टिव किलिंग्स करते हैं वो भी एक उग्रवाद है। जब आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं वो भी उग्रवाद है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मर्जी से काम नहीं किया, आपने अपने आकाओं की डायरेक्शन पे काम किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सोशल एक्टिविस्ट सुकेश सी खजूरिया जी, और बात करेंगे आज जिस तरह से जब भी टेरर की बात हम सुनते हैं या आतंक की बात हम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही बात आती है कि आतंकवादी हाथ में गन लिए हुए जिस तरह से जंगलों में वो रहते हैं और शहरों में आकर के आतंक मचाते हैं, लोगों को मारते हैं, फिर से चले जाते हैं, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है उनको मार गिराते हैं। एक वो आतंकवाद होता है। एक हमारे बीच में जो लोग बैठे हुए हैं जो आतंक फैलाते हैं, जो छुरे टोके लेकर के गाड़ियों के द्वारा एक्सीडेंट करके लोगों को मारते हैं, लोगों को जो है निर्दोष लोगों को उनकी जान से हाथ गंवाना पड़ता है, परिवार सारी ज़िंदगी इंसाफ की गुहार लगाता रहता है। उस आतंक के ख़िलाफ़, उस टेरर के ख़िलाफ़ हमारी एजेंसीज़, हमारी सरकारें कब आवाज़ उठाएंगी, कब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। कुछ इसी तरह का टेरर हम आपको आज इस स्टोरी में दिखाएंगे। हम बात करेंगे कि टेरर आखिर है क्या। क्या ये टेरर नहीं है कि किसी को आप जान से मार देते हैं? क्या ये टेरर नहीं है कि किसी कोई व्यक्ति समाज में घूमने फिरने से, रात को घर से निकलने से डरता है? क्या ये टेरर नहीं है? ये आतंकवाद नहीं है? सर, कैसे देखते हैं आप ये एक उधमपुर वाला इशू जो है आप लेकर के चल रहे हैं, हीरानगर में एक इंसिडेंट होता है, और टेरर की जब बात आती है हर किसी के जहन में यही बात आ जाती है कि आतंकवादी होगा, आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, या हाथ में मतलब AK-47 लेके कोई घूम रहा है, इस तरह की एक इमेज बन जाती है। लेकिन ये जो हमारे बीच में लोग हैं जो इस तरह का टेरर फैलाते हैं, मतलब लोगों को जहां मर्जी आती है छुरे टोके लेकर, पिस्टल लेकर मार देते हैं, गोलियां मारी जाती हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं उस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं जैसी उन लोगों के खिलाफ दिखती हैं? देखिए अरफाज जी, आज मैं आपको सबसे पहले उधमपुर की वो बात बताता हूं जिससे बहुत कम लोग जो हैं अवगत हुए। कहा जाता है भय मुक्त जम्मू कश्मीर, लेकिन इन सब बातों से ये प्रमाण मिलता है कि भय युक्त जम्मू कश्मीर बन रहा है। देखिए, 1 अगस्त को उधमपुर में एक जेंट्स टेलर मास्टर, उनका नाम राकेश खजूरिया है, और वो इकलौते अपने परिवार के कमाने वाले हैं। वो 1 तारीख को अपने घर से गुम हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के बाहर ही एक CCTV फुटेज है जो ये बताती है कि रात को 9:30 बजे वो अपनी गली के अंदर एंटर करते हैं, और वही CCTV फुटेज ये बताती है कि वो 10:30 बजे अपनी गली से बाहर आते हैं। और वो CCTV फुटेज ये बताती है कि जब वो बाहर आते हैं तो वो अपने पास एक मोबाइल है जिसकी वो टार्च को जलाते हैं। मोबाइल की टार्च जलाने के बाद वो ये पता लगता है कि उनके गली के बाहर एक ट्रक लगा हुआ है, और ट्रक के पीछे से एक वाइट कलर की गाड़ी आती है, और वो अपनी मर्ज़ी से उस गाड़ी में बैठते हैं, और फिर उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है। ये सब बातें जो हैं ये CCTV फुटेज बता रही हैं।
लेकिन सुबेरे उनकी धर्मपत्नी पूनम खजूरिया अपने नियर एंड डियर से पूछती हैं कि मेरे पति कहीं आपके घर तो नहीं आए हैं रात को। जब वो कंफर्म कर लेती हैं कि उनके पति उनके घर नहीं आए हैं, तो वो गुमशुदा की रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में करवाती हैं। लेकिन पुलिस के पास 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इतना टाइम होता है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखी है, आगे भी वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालती, पीछे भी सीसीटीवी फुटेज को खंगालती, और ये पता चल सकता था कि वो वाइट कलर की गाड़ी किसकी है, क्या नंबर है, कहाँ गई है। और उनके मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड को ट्रेस करते तो ये भी पता चल सकता था कि राकेश खजूरिया को लास्ट कॉल किसकी आई है, क्या उनको कोई थ्रेटनिंग कॉल तो नहीं आती थी, कोई इंटरनेशनल कॉल तो नहीं आई है। लेकिन ये लास्ट पायदान में खड़ा गरीब आदमी है, तो इसलिए इसको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। जब सब सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है, तो पुलिस की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि आपने जो बंदा ट्रेस नहीं हो रहा है उसको ट्रेस करना, क्योंकि उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाती है। लेकिन वो लास्ट पायदान में खड़ा आदमी है, इसलिए आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। फिर 7 तारीख को एक राज पैलेस है, राज पैलेस के पास एक विद्ध आश्रम है, विद्ध आश्रम के पास एक नाला है, वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिलती है। नाले में कोई ज़्यादा पानी भी नहीं है, लेकिन लोग सुनाते हैं पुलिस को जाके कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस आती है तो पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये किसकी डेड बॉडी है। फिर पुलिस क्या करती है, राकेश खजूरिया की फैमिली के मेंबर्स को बुलाती है। वो वहाँ से हाथ की अंगूठी देखते हैं और जो कलाई में बंधे हुए धागे हैं उनको देखते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी फैमिली का ही राकेश खजूरिया है। उसकी जेब से मोबाइल भी मिल जाता है। लेकिन सबसे चिंता का विषय ये है कि उधमपुर में इस तरीका का भय युक्त बात हो गई। वहाँ की लोकल लीडरशिप खामोश, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जो छोटी से छोटी बात के लिए ट्वीट करते हैं, उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, वो मूर्ख दर्शक बन के देख रहे हैं। और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पब्लिक के लिए बोलते हैं, लेकिन वो खामोश। वहाँ की लोकल लीडरशिप खामोश, वहाँ का मीडिया खामोश। ऐसे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। मीडिया में खबर नहीं आ रही है, मेंबर पार्लियामेंट बोल नहीं रहे हैं, लोकल लीडरशिप खामोश है। और अब सबसे बड़ा चिंता का विषय इस बात का है कि जब उनकी डेड बॉडी मिलती है, उनकी आंखें निकाल ली गई हैं, उनका नाक काट दिया गया है, उनका पैर का अंगूठा काट दिया गया है। और पुलिस ने फिर क्या किया, जब ऐसा मिलने के बाद पता चला तो पुलिस ने उसमें इंक्वेस्ट बिठा दी अंडर सेक्शन 174 ऑफ द CRPC और फटाफट सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी। सिट जो है, रामनगर में जब 13 बच्चे अनचेक्ड स्पूरियस ड्रग्स पीने से मरे थे, तब भी वहाँ पे सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। लेकिन वो सब लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो मैंने कहा कि वेयर इज़ द सिट, तो उसके बाद दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की गई सिट। तो हमारा सिस्टम इस तरीके से चल रहा है कि लोग जो हैं भय युक्त हो गए हैं, भय मुक्त नहीं हो रहे हैं। अभी
ये बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई तो हीरानगर में, वहाँ पे हीरानगर में आप देखें कि वहाँ पे भी एक आदमी जो है वो अपने घर से गुम हुए, पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पाई। सेम जैसा उधमपुर में हुआ जैसे उधमपुर में हुआ वहाँ पे भी ऐसा हुआ। लेकिन वो कौन थे? वो आरएसएस के हार्ड कोर वर्कर थे। वो इतने देशभक्त थे कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम जो है भारत रखा हुआ है, सर नेम जो है भारत रखा है। अपनी बेटी जो है पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रही है डिस्टेंस से, जम्मू यूनिवर्सिटी से, उनका नाम भारती रखा है। मतलब इतना देश प्रेम। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि वो करप्शन के खिलाफ बोलते थे। उनकी डेड बॉडी जो है मारने के बाद पेड़ के साथ टांग दी गई और वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि पेड़ पे उनकी जो है लाश जो है वो टंगी हुई है। उस केस में भी आपने इंक्वेस्ट बिठा दी, उस केस में भी आपने सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी। लेकिन अब सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि उनके साथ भी ऐसा हुआ जो शायद मैं मीडिया में बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उनका भी कौन सा पार्ट जो है वो काट दिया गया। तो इससे बड़ा टेरर क्या फैला रहे हैं आप? ये भययुक्त जम्मू कश्मीर नहीं बना रहे हैं, ये भययुक्त बना रहे हैं, भयमुक्त नहीं बना रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि कल राकेश खजूरिया के साथ ऐसे हुआ, फिर ये हीरानगर में ऐसा हुआ। अब कल किसकी बारी आएगी ये कोई नहीं जानता। इंक्वायरी तो चल रही होगी, इसमें इंक्वायरी से देखिए, संतुष्ट हैं? बेसिकली क्या है, ये इंक्वायरी जो है, जिन लोगों ने उनको ट्रेस नहीं कर पाए तो उनको आपने इंक्वायरी में आईओ बना दिया। आप ये सारे केसेस जो हैं एनआईए को या सीबीआई को, गवर्नर साहब को चाहिए कि वो हैंड ओवर करें, एनआईए और सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि इसके तार जो हैं बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो जब तक उसमें पीस नहीं आएगी हम इलेक्शन कराने के काबिल नहीं होंगे, हम डेवलपमेंट करने के काबिल नहीं होंगे। आप भय मुक्त जम्मू कश्मीर बनाएं, भययुक्त जम्मू कश्मीर नहीं बनाएं। अब ये जो बातें हैं ये डिमांड करती हैं कि भाई इनके जो लिंक हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए एनआईए की इंक्वायरी कराई जाए, जहाँ सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि उनका विश्वास जो है अभी भी बरकरार है। तो सुकेश जी, क्योंकि ये दोनों ही शख्स जो थे ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आम लोग थे, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? ये रसूखदार लोग नहीं थे, इसीलिए मतलब इनकी जांच भी नहीं हो पा रही है, उन लोगों का पता भी नहीं जो चल पा रहा है कि किन लोगों ने इनके साथ इतनी निर्मम तरीके से जो इनकी हत्याएं की हैं, इनके जो अंग काटे गए हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? देखिए, आज गरीब है, लास्ट पायदान में खड़ा है, तो आप उसकी इंक्वायरी नहीं करा रहे हैं। ये मत सोचिए कि आप कल को अमीर को, पावरफुल को बचा पाएंगे, क्योंकि जब उग्रवाद शुरू हुआ था तो जो बाहरी ताकतें थी वो ये समझती थी आज तो ये हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, लेकिन उस उग्रवाद ने आज ऐसा रूप ले लिया है कि पूरा विश्व जो है उसकी चपेट में आ गया है। अब वर्ल्ड की कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो ये महसूस नहीं कर रही कि हम इसकी चपेट में नहीं आए हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जिस दिन करप्शन शुरू हुई थी, एक आदमी ने शुरू की, हम उस टाइम मूर्ख दर्शक बन के देखते रहे। अब आज की डेट में हर आदमी जो है करप्शन से किसी ना किसी तरीके से जुड़ गया है, क्योंकि उसको इफ़ेक्ट कर रही है। और लेकिन उस टाइम वो खामोश था, वो ये कहता था मेरे को थोड़ी कुछ हो रहा है, ये तो वो आदमी करप्शन कर रहा है, उसके साथ करप्शन हो रही है। तो आज हम सब उस चपेट में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख दर्शक बन के देखते रहे।
तो मैं आज पूरे समाज को ये जागृत करना चाहता हूँ कि ये राकेश खजूरिया के साथ नहीं हुआ, ये सोमराज के साथ नहीं हुआ, ये समझ लीजिए कि कल हमारी सबकी बारी है। फ़र्क ये है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छे सिम्टम्स नहीं है, संकेत नहीं है आने वाले वक्त के लिए। सुकेश जी, जिस तरह से सरकार ने एक मुहिम छेड़ रखी है, आतंकवाद के खिलाफ चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, एक ऑपरेशन संजीवनी जो ड्रग्स के खिलाफ है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्यों नहीं कोई इस तरह का ऑपरेशन जो है ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी चलाया जाता है? क्यों नहीं इनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे एक आतंकवादी को या एक टेररिस्ट को जो है ट्रीट किया जाता है? क्योंकि जान तो ये लोग भी ले रहे हैं कि कैसे ये लोग हमारे ही समाज में, हम ही लोगों के बीच में जो हैं छुरे टोके, मतलब ये पिस्टल्स लेके घूम रहे होते हैं। क्यों नहीं हर किसी को पता है, नाम पता है, गुंडे बदमाश कौन कौन हैं, लेकिन कार्रवाई को देखने को नहीं मिलती? ऐसा क्यों होता है? सरेआम जहाँ जिसको मर्जी आती है टोके मार दिए जाते हैं, फट मार दिए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब तक सरकार इस बात का संज्ञान नहीं लेगी कि पावर इज़ पावर, पावर इज़ पावर, जब लोगों के दिमाग में ये नशा आ गया है कि पावर इज़ पावर, तो ये समझिए कि वो अच्छा संकेत नहीं है। अब एक आदमी ये समझता है कि मैं इस टाइम पावर में हूँ, मेरे ही पास पावर है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी को उसके ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी देखिए, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, उनके बारे में पुलिस कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, खामोश है। नोबडी इज अबव लॉ। जब लॉ ऑफ द लैंड जो है सुप्रीम रहेगा, तब तक समाज अच्छा रहेगा। जिस दिन आप लॉ ऑफ द लैंड को सुप्रीम नहीं मानेंगे तो अनार्की पड़ जाएगी। देखिए, उग्रवादी ये नहीं है कि वो अफगानिस्तान से आया है, उग्रवादी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से आया है। उग्रवादी वो भी हैं जो आपके घर में बैठे उग्रवाद फैला रहे हैं और आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब रघुनाथ बाज़ार है, कोई आदमी कह रहा है कि 6 बजे के बाद आप यहाँ पे बाज़ार में घूम नहीं सकेंगे क्योंकि मेरा टेरर है। डर फैला रहा है, डर खौफ पैदा कर रहा है। तो वो बहुत खतरनाक आपको संकेत दे रहा है। देखिए, जो आपके उधमपुर में हुआ, आंखें निकाल ली, नाक काट दिया, अंगूठा काट दिया। जो आपके हीरानगर में हुआ, मारने के बाद उसको पेड़ पे लटका दिया, ये एक क्लियर कट सिग्नल है कि ये उग्रवाद दूसरे रूप में आ गया है। जब आप सिलेक्टिव किलिंग्स करते हैं, वो भी एक उग्रवाद है। बिल्कुल। जब आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वो भी उग्रवाद है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मर्जी से काम नहीं किया, आपने अपने आकाओं की डायरेक्शन पे काम किया। तो जब आप समाज में भय बना रहे हैं, तो इसको ही उग्रवाद कहा जाता है। इसकी अलग अलग काइंड्स हो सकती हैं। वेपन पकड़ के आना वो एक काइंड है, बिना वेपन के मार देना वो दूसरी काइंड है, इस तरीके से टेरर फैलाना ये तीसरी काइंड है। लेकिन आपको हर काइंड से निपटना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना देश जो है उसमें पीस चाहिए, उसमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है पीस, और लॉ ऑफ द लैंड जो है वो इम्प्लीमेंट करना। जब तक आप लॉ ऑफ द लैंड इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया है हर सिटीज़न को कि राइट टू लाइफ इज़ ए फंडामेंटल राइट, तो आप लाइफ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी की। सुकेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से हीरानगर वाले जो व्यक्ति हैं, उनके ताल्लुकात जो हैं आरएसएस के साथ काफ़ी पुराने थे, प्रचारक थे वो, फिर भी ना ही आरएसएस की तरफ से कोई आवाज़ उठ रही है, ना भाजपा की तरफ से कोई आवाज़ उठ रही है। रूलिंग में भाजपा है, क्यों नहीं उस केस में कोई जल्द जो है कोई निर्णय लिया जा रहा है, कोई इस तरह की सिट गठित की जा रही है, या एनआईएसी सिट उसमें कॉन्स्टिट्यूटेड है। जी जी। सिट ऑलरेडी जो है हीरानगर में भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, सिट जो है उधमपुर में भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग मिसिंग पर्सन को ट्रेस नहीं कर पाए, तो आप
उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो सिट में आपके साथ जस्टिस दे पाएंगे? आप एनआईओ को हैंड ओवर करें इस केस में, ये इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर करें, क्योंकि ये उनकी स्पेशलाइजेशन है। और एनआईए का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई 75% 2014 में उनका कन्विक्शन रेट था, आज उनका रेट 95% आ गया है। तो जिसका कन्विक्शन रेट अच्छा है और जो प्रोब एजेंसी जो है सुपीरियर है, आप उनको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप भय मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं ना? तो आप भय मुक्त बनाने के लिए इन्हीं एजेंसीज़ का आप सहारा लें। ये प्रोब एजेंसीज जो हैं, ये प्रोफेशनल प्रोब एजेंसी जो मांग आप कर रहे हैं वो आरएसएस या भाजपा वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका वो मतलब उनके साथ काम करता था, उनके लिए वो लड़ा है। देखिए, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आरएसएस के लिए निछावर की है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि उन्होंने अपने काम करने में कोई भी कोताही की है, लेकिन वो करप्शन के खिलाफ अपनी वॉइस रेज करते थे। करप्शन के खिलाफ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। करप्शन के खिलाफ तो सरकार खुद बोलती है, सीबीआई खुद मैसेज भेजती है कि कोई आदमी अगर आपसे कोई करप्ट मीन से पैसे मांगता है तो आप अपनी कंप्लेंट हमारे पास कीजिए, अपनी वॉइस रेज कीजिए। लेकिन वो बंदा जो वॉइस रेज करेगा, क्या उसको पेड़ के साथ टांग दिया जाएगा? उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो यही सवाल मैंने कहा है कि भाई आप एनआईए और सीबीआई को ये केस जो है हैंड ओवर करें और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके का दहशत जो है समाज में फैला रहे हैं, ऐसा खौफ जो है समाज में ला रहे हैं, और समाज जो है उसको भय मुक्त किया जाए। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीनियर सोशल एक्टिविस्ट सुकेश सी खजूरिया जी। और आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। गेरा था चून अंदर वाले ना ये अंदर ही नहीं गया, अंदर जाते हुए दिखे बस बाहर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ये पटास उठ पड़ी है ना पर पकड़ी है इसने आगे जाके बुड्ढे बाहर आगे बुड्ढे बाहर अपनी माल देख लो ये कुछ आया होगा वही अच्छा इधर करने का मैंने हां ते बुड्ढे के ऊपर लगा इन्हें के बाद ऊपर भैया पीती दोनों जने के कोई पता थोड़ी जाते ऊपर भैया उसका हां ये बस इधर ही रख, इधर आके लग जाना। ये है दिखी तेरे को ना, ये गली का चेंज है नहीं टॉर्च में सब मोबाइल आ रही है। हां मोबाइल रात वाली पीछे आए बिटू ये उन इधर ट्रक के पीछे कड़ी स्टार्ट सारे एलईडी टाइम है बिल्कुल 9 बजे ठीक है। और किसी कैमरा देखा किसी आगे बुड्ढे गया उधर अब आपने वो तो दिया सब जगह ये बिल्कुल इधर बाहर बिल्कुल सही टाइम हो ए कुत्तियां की ना स्टार्ट गाड़ी इधर लगी है, इसी तरफ लगी है, लगी इसी तरफ अब ये पता नहीं गड्डी कब लगी इसके पीछे वो नहीं पता चलता। नहीं तो और दूरा लग गया ना बिल्कुल वो गुड्डा का गाड़ी नहरा हुआ है ना गुड्डे ने खाली अपनी शर्ट आगे रखा लेके आया होगा ना, जहां कोई गाड़ी लेके आया होगा वो इसको कल दोबारा ना तो लगिंदा नहीं क्यों ना से बारा लग बिंदा ना ऊपर वाली साइड जो खोल लिया है तो मुझे वाला इसको खोल लिया है या तो इसको ही रिवाइंड कर। वो नहीं पूरा दिखने में बड़े बंदे एंट्री ना भाई क्या बोलेंगे और इनके बाद शिफ्ट कदू आई कदू नहीं आई तो ले नहीं तो ये अमूल